हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज इस क्लास में आप मेरे साथ स्टडी करेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो कि यूपीएससी 2024 के लिए अपडेट की गई है और जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी कवर कर लिया है, पॉलिटी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया है, एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर को कवर किया है। इस तरीके से लगभग हम लोगों ने 5 से 6 टेस्ट पेपर ऑलरेडी कर लिए और आज हमारा ये नेक्स्ट टेस्ट पेपर होगा जो कि इकोनॉमिक्स पे होगा। और इकोनॉमिक्स के साथ साथ ये आपको करंट अफेयर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो अप्रैल की करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड रहेगी 2023 की। तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म पर विजन आईएएस से संबंधित पूरी टेस्ट सीरीज को कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी स्टार्ट करने वाला हूं जो आपकी जनवरी 2024 से होने वाली है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी मंथली मैगजीन्स कवर की थी मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक और बहुत सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की आ रही है, तो अब मैं थोड़ा समय निकालकर उसे भी शुरू करना चाहता हूं। तो इन सभी चीजों का आप बेनिफिट्स ले सकते हो केवल और केवल कैसे, हमारे चैनल को फॉलो करके। और इसका कोई पेड चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करिए और वहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर की रहेगी कि आपको यहाँ पे एक अप्रोच भी डेवलप करनी है मेरे साथ कि किस तरीके से यूपीएससी प्रश्न पूछता है, कौन से छोटे छोटे स्टेटमेंट को लेकर आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, कौन से छोटे से वर्ड से पूरी एक स्टेटमेंट की प्रवृत्ति बदल जाती है। ये सभी कुछ चीजें मैं आपको बताते रहूंगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। और इसके बाद आज शाम में एक वीडियो में लेकर आऊंगा कि किस प्रकार से आपको यूपीएससी 2024 के एग्जाम्स में प्रीलिम्स और सीसेट में किस प्रकार से आपको एक बैलेंस लेकर चलना है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। इन सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए जाते हैं, आप उसे फॉलो कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब यहाँ पर यह पहला प्रश्न दे रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए: निर्यात में वृद्धि, बड़ी परियोजनाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि और उच्च आर्थिक समृद्धि। अब यहाँ पे तीनों वर्ड में क्या दिया हुआ है? वृद्धि दी हुई है, यानी ग्रोथ दी हुई है, चाहे वो निर्यात को लेकर हो, एक्सपोर्ट को लेकर, या फिर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट सरकार के उसके व्यय हो, या फिर उच्च आर्थिक समृद्धि यानी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वृद्धि। यहाँ पर पूछा जा रहा उपयुक्त में से कितनी स्थितियां मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती है, यानी इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन वो इन्फ्लेशन किस पे होगा? इन्फ्लेशन होगा वो मांग पे आधारित, यानी कि डिमांड पे आधारित। अब अगर मैं यहां पर कहूं, अब जैसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब होता है, पहली चीज तो आपको एक बेसिक कीवर्ड समझना होगा कि जो मुद्रास्फीति की बात होती है वो हमेशा डिमांड और सप्लाई में जब बैलेंस बिगड़ता तभी मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए खरीदार बहुत सारे लोग हैं लेकिन उस वस्तु की सप्लाई कम है, तो नो डाउट वो चीजों की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक कोई बुक है जो आप खरीदना चाहते हो और उस बुक की स्टॉक जो है मार्केट में केवल 10 पीसेस बचे हुए हैं उस बुक के, और खरीदने वाले क्या है? 100 लोग हैं। जनरली इसकी प्राइस जो है, ध्यान से समझना कि महंगाई कब बढ़ती है, जनरली इसकी प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज है। लेकिन दुकानदार ने देखा कि यार मेरे पास खरीदने वाले 100 लोग आ चुके हैं और मेरे पास केवल 10 किताबें हैं, यानी मैं 10 किताब को ही बेच पाऊंगा 10 लोगों को, तो मैं क्या करता हूं, क्यों ना इसकी कीमत बढ़ा दूं प्रॉफिट कमाने के लिए। उसने कह दिया कि भैया अब मैं इसको 170 रुपए में बेचूंगा और जो 170 रुपए मुझे पेड करेगा उसे मैं ये बुक दे दूंगा। 10 लोगों ने पेड किया और वो उसने बुक बेच दी। बुक का नॉर्मल प्राइस था 100 रुपीज, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई? 70 रुपए। क्यों बढ़ गई? क्योंकि डिमांड करने वाले लोग अधिक थे और जबकि उसी वस्तु की सप्लाई क्या थी? कम थी। इसे तो हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ये होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। मान लेते हैं कि अगर मैं कहूं आपके भारत में दाल का प्रोडक्शन होता है केवल 4 किलो, ठीक है, 40 किलो चलिए मान लेते हैं, और व्यक्ति की खपत जो है यानी पूरे देश की जितनी भी जनसंख्या वो हर व्यक्ति को अगर दाल चाहिए, तो ऐसे में दाल की डिमांड ज्यादा हो रही है। और उसके बावजूद भी अगर बड़े बड़े व्यापारी उन दालों को क्या कर रहे हैं? निर्यात कर दे रहा है, यानी अब इसकी भारत में क्या हो गई? सप्लाई और कम हो गई। लेकिन भारत के लोग बाहर से थोड़े खरीद रहे हैं। आप और हम क्या विदेशों से खरीदते हैं क्या? आप और हम तो एक मध्य क्लास के आदमी होते हैं जो केवल नॉर्मल डेली रूटीन में रोटी चावल दाल सब्जी खाते हैं। ऐसे में आप दाल अपनी दुकान पर जाकर खरीदते हो। दुकान वाला कहता है भाई दाल देखो मेरे पास बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं उसकी वृद्धि मतलब कि जो
प्राइस है वो इंक्रीज करूंगा, अर्थात कि मांग की वजह से मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि दाल कम है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, और उसके पीछे रीजन क्या है कि दालों को निर्यात किया जा रहा है। तो ये वाली बात भी सही है। दूसरी बात है कि बड़ी परियोजनाओं पे जो सरकारी व्यय होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के पास तक पैसा पहुंचता है। इकोनॉमिक्स की मेंस ओरिएंटेड क्लासेस आप मेरी फॉलो कर सकते हो, उसमें ये सारी चीजें मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं, आप वहां पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मेंस की क्लासेस शुरू की है मैंने। तो इस तरीके से देखो कि सरकारी व्यय में वृद्धि होती है, जैसे मान लो कि आपका डीबीटी योजना हो गई, या फिर सब्सिडी हो गई, यूरिया सब्सिडी हो गई, फूड सब्सिडी हो गई, या फिर उज्ज्वला गैस की सब्सिडीज हो गई। किसी भी प्रकार की योजनाओं में जो सरकार पैसा व्यय करती है, वो जब पैसा जनता के पास पहुंचता है तो जनता उस पैसे को देख के आरती नहीं उतारती, बल्कि उस पैसे को बाजार में लेकर जाती है और बहुत सारी चीजों की डिमांड करती है। डिमांड करने का मतलब होता है डिमांड बढ़ गई, परंतु जिन चीजों की वो डिमांड कर रही है जनता, हो सकता है उन चीजों की सप्लाई अभी भी कम पड़ी हो। तो इस वजह से भी क्या होता है, लोग डिमांड करते हैं और मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं, अर्थात सरकारी व्यय में वृद्धि भी हो रही है। और दूसरी चीज है उच्च आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम भी लोगों की जब बढ़ रही होती है और रोजगार भी बढ़ रहा होता है, यानी रोजगार बढ़ेगा तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और ऐसे में आपकी जीडीपी भी बढ़ रही होती है देश की, अर्थात आपकी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से चल रही है। इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला, लोगों के पास पैसा आ रहा है, और जब पैसा आ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज से डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों ही रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो यहाँ पर सभी तीनों युग्म को हम सही कर देंगे। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हेड काउंट अनुपात यानी हेड काउंट रेशियो का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यह राष्ट्रीय निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है, यह देश में बेरोजगार जनसंख्या का प्रतिशत है, यह स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ड्रॉप आउट अनुपात की माप है, या यह रोजगार में नियोजित लोगों का वह प्रतिशत है जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है? तो यहां पर आप देखो कि हेड काउंट रेशियो का जो मतलब होता है वो निर्धनता रेखा को लेकर मतलब कि एक्सप्लेन करता है। अर्थात कि मान लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ 100 जनसंख्या है, तो इस 100 जनसंख्या में कितनी जनसंख्या ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, जिसका राशन कार्ड जब आप देखोगे तो या तो लाल रंग का होता है या फिर सफेद रंग का होता है। पीले रंग वालों का जो राशन कार्ड होता है पहले आता था, अब तो खैर बहुत सारा डिजिटल पैटर्न हो गया है। पहले जिन लोगों ने राशन कार्ड देखे होंगे उनके घरों में एपीएल भी होते थे, जो अपर के लिए होता था, अर्थात कि वो येलो कलर के होते थे। तो पूछा जा रहा है, मतलब बताया जाता है इसमें हेड काउंट रेशियो में कितने लोग ऐसे हैं जो 100 लोग जनसंख्या मान लीजिए, तो इसमें कि गरीबी रेखा से भी, राष्ट्रीय निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 70 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो इट मींस हो गया कि 70 लोग नीचे रहते हैं 100 में से, तो इसी को हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, एफडीआई के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर एफडीआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन एफडीआई और एफपीआई ये दो शब्द आपने सुने होंगे। पहले मैं आपको इन दोनों शब्दों के मायने बता दूं, फिर आंसर करूंगा। देखिए, जब कोई भी इन्वेस्टर्स, या वो कंपनी हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या फॉरेन कंट्री हो सकती है, जब किसी इंडस्ट्रियल इकाई में 10% या फिर 10% से अधिक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। जबकि एफपीआई की बात करें कि जहां पे 10% से कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि जियो कंपनी है, ठीक है, जियो कंपनी ने क्या किया, इंडिया के ही किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया कि ठीक है सर, आपका जो है कि पूरे कंपनी का जो वैल्यू है वो 100 रुपए है, और मैं इस 100 रुपए में क्या करूंगा, मैं 100 रुपए में लगभग जो है कि 25 रुपीज या 25% क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एफडीआई हो गया। और अगर वही कहता है कि मैं आप में केवल 7 रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा, यानी 7%, तो वो एफपीआई हो जाता। अब यहाँ पे हम जियो की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जियो देश के अंदर ही रह के देश की कंपनी में कर रहा है, जबकि एफडीआई या एफपीआई में जो एफ होता है इसका मतलब होता है फॉरेन, यानी कि विदेशी, विदेश से जब कोई कंपनी करती है हमारे यहाँ तो उसे कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम इन चीजों को समझते हैं। पूछा जा रहा है कि एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, और एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कौन सा सही है? किसी कंपनी की चुकता पूंजी के 10% से अधिक के विदेशी निवेश माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही मैंने ही बताया कि 10% से अगर अधिक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसे एफडीआई कहा जाएगा। किसी निवेशक के लिए एफपीआई की तुलना में एफडीआई अधिक तरल संपत्ति नहीं, एफडीआई से ज्यादा तरल होती है एफपीआई, क्योंकि एफपीआई को निकालना बहुत आसान होता है। एफपीआई निवेशक सक्रिय निवेशक होते हैं, गलत। और तथा घरेलू फर्मों
में नियंत्रक की स्थिति में होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एफडीआई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर एफडीआई जो है कि घरेलू फर्मों में कैसे नियंत्रक होगी, क्योंकि भाई जिसने 20%, 25%, 40% इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं ना कहीं घरेलू इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि 10% से अगर अधिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसे हम एफडीआई कहेंगे, और 10% से अगर कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एफपीआई कह देते हैं। तो यही चीजें तो मैंने अभी आपको बताई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की, तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देख सकते हो। बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड में उस टॉपिक वाइज जो है कि फाउंडेशन आप लोगों का तैयार कर रहा हूं, जहां से आप मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो। इकोनॉमिक्स भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, जल्दी मैं और भी सब्जेक्ट शुरू करूंगा, उनकी जानकारी मैं आपको वहीं पर दे चुका हूं। केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। अब आरबीआई के जो फंक्शन हमने पढ़े थे, तो उसमें आरबीआई के फंक्शन में ये सारी चीजें पढ़ाई थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थिरीकरण किया था, किसको कंट्रोल करने का कोशिश किया था? बढ़ती हुई एनपीए से वाणिज्यिक बैंकों की रक्षा करने के लिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार को बाह्य आघातों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, काले धन के संचयन को रोकने के लिए, या फिर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए। यहाँ पर जो स्थिरीकरण की बात की जा रही है, फिक्सेशन की बात की जा रही है, ये करेंसी जो आती है, फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिसे हम लोग गोल्ड कह सकते हो, डॉलर कह सकते हो, और या सब आप फिर पॉन्ड कह सकते हो, जो फॉरेन करेंसी होती है। तो अर्थव्यवस्था मुद्रा भंडार को बाह्य आघातों का सामना करने के लिए मजबूत बनाना, इसी को कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो स्थिरीकरण किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं, मिशन कोविड सुरक्षा। इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल हैं। तो यहाँ पे कोविड टीकाकरण है और उसके प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार यूपीएससी ने इसी तरीके के एक वैक्सीन के बारे में पूछा था, वो वायरस आधारित है, प्रोटीन आधारित है, इससे संबंधित। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सुमेलित है। तो देखो, इनकोवैक की अगर मैं बात करूं तो इनकोवैक जो है ये एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है, बिल्कुल सही है। कोवैक्सीन की बात करें तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और जाइडस कैडिला की वैक्सीन की बात करेंगे तो डीएनए आधारित वैक्सीन है। क्या आधारित है? डीएनए आधारित। तो इस तरीके से आप देखोगे कि तीनों ही प्रकार की वैक्सीन सही है, तीनों का मिलान सही है। और दूसरी बात, इनकोवैक के बारे में अगर जानोगे तो ये भारत के साथ साथ विश्व की पहली ऐसी दवा है जो भारत ने स्वदेशी रूप से इंट्रानेजल के रूप में तैयार की है, यानी इसको नाक में भी डालकर आप उसका इलाज करा सकते हो। तो ये इंट्रानेजल तौर पे दुनिया की पहली वैक्सीन है जो भारत ने डेवलप की थी। और कोवैक्सीन वगैरह तो आपको दवाइयां लगती रही थी जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के रूप में है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किसी उत्पाद के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उत्पादन की साधन लागत में जोड़ा जाता है? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि बाजार मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब जैसे मैं अगर आपके बारे में बात करूं कि अगर आप एक मोबाइल लेने जाते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई एक मोबाइल लिया और आपको पसंद आ गया, वन प्लस का मोबाइल या आईफोन समझ लीजिए, जिसकी कीमत है 70,000 रुपीज। कितना है दोस्तों? 70,000 रुपीज। और इसके बॉक्स के पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव, इस तरीके से इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ठीक है, ये सारी चीजें। तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि उत्पादन की साधन लागत में जोड़ा जाता है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि साधन लागत जो होती है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट होती है, जिसको हम लोग एफसी के नाम से कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। जब वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जाती है, केवल फैक्टर कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल अप्रत्यक्ष कर को इसमें जोड़ दिया जाता है, और इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने तैयार किया है 70,000 रुपए का जो है कि प्रोडक्ट, ध्यान से समझना। तो इसमें मैंने क्या बताया कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस भी इसने जोड़ दिए। तो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस का मतलब होता है इसमें जीएसटी जोड़ी गई है, यानी ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। और जब वो मार्केट में खरीदने के बाद क्या होता है, उस पर जो प्रत्यक्ष कर लगता है वो आपके लिए लग जाता है, जब आप अपनी इनकम के हिसाब से दिखाते हो। इसलिए बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 7 नंबर। अब यहां पर जो 7 नंबर प्रश्न है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसको हम कहते हैं सीएसी। सीएसी का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, यानी कि पूंजी खाता में कितनी परिवर्तनीयता हो सकती है। तो यहां पर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसका तात्पर्य है बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में भारत पूंजी खाते में मात्र आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति प्राप्त करता है, प्रदान करता है, यह भी सही है।
तारापोरेत समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर बढ़ने की सिफारिश की है, यह भी सही है। अब यहाँ पे पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? हालांकि इसका उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन हो रहा है, ये तो आप देख लो 1 2 3 तीनों ही सही है। अब इसका मतलब क्या है कि पूंजी खाते में क्या होता है, जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, आपको जब अपना मेंस का क्लास कराऊंगा तो वहां पे आपने एक टॉपिक सुना होगा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें दो प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है वस्तुगत खाता, एक होता है पूंजीगत खाता। यानी कि एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में सामान्यतः क्या होता है, एसेट का ट्रांसफर होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है, यानी करेंसी का होता है, जिसमें कि अगर आप किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डॉलर के रूप में या एफडीआई के रूप में या एफपीआई के रूप में, तो इसमें स्थानीय देश की मुद्रा के साथ फॉरेन करेंसी में पूरा का पूरा क्या करते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। जितने प्रतिशत आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना पूरा आप इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में रिटर्न ले सकते हो। लेकिन वर्तमान में देखा जाए भारत में पूंजी खाते में केवल और केवल जो है कि $2.5 लाख तक की अनुमति दी गई। कितने डॉलर की? $2.5 लाख तक की अनुमति है। और तारापुरे समिति ने कहा था कि 100% कर सकते हो, लेकिन अभी हमने नहीं किया है, लेकिन वस्तुगत में कर लिया। मतलब अगर हम 5 करोड़ रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम 5 करोड़ रुपए का डॉलर हम बदले में दे सकते हैं किसी विदेश को, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी विदेशी संस्था में पढ़ाई करने के लिए कहीं पर भी अपने रिश्तेदारों का किसी भी तरीके से 2.5 लाख से अधिक कम डॉलर नहीं दे सकते। अगर उससे अधिक आपको डॉलर देना है तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। इज इट क्लियर? तो इसी को कहते हैं परिवर्तनीयता। यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं? सामान्यतः कृषि में हमारे यहाँ भारत में देखी जाती है, इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी कह देते हैं। असल में होता क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे कि एक गेहूं का खेत है या एक गेहूं की खेती हो रही है। अब इस गेहूं की खेती में क्या होता है कि गाँव के जो घर के लोग होते हैं वो 4 लोग मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है, 4 लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो इन्होंने 50 किलो प्रोडक्शन किया मान लीजिए गेहूं का, ठीक। अचानक कोविड-19 हुआ, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई, नौकरी चली गई, और वो लोग भी घर पे आते हैं अपने अपने घरों पे और माता पिता भाई बहनों के साथ खेती में मदद करने लगते हैं। और यानी 3 लोग, चलिए 2 लोग और जुड़ गए इस खेती में। अब क्या हुआ कि 2 लोग के जुड़ने से प्रोडक्शन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यानी मान लो 52 किलो का ही प्रोडक्शन हुआ, तो केवल 2 ही किलो का बस प्रोडक्शन बढ़ा, और जबकि लोग लग गए 2 से 3 लोग काम करने लगे। यानी छिपी बेरोजगारी हो गई कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं भी थे तो भी 4 लोग मिलकर 50 किलो प्रोडक्शन कर ले रहे थे। तो आप कुछ ऐसा काम करो जहां पे प्रोडक्शन आप ज्यादा कर पाओ। आज तो कृषि में लग गए और प्रोडक्शन में कोई खास फर्क आया नहीं। आप 2 लोग अगर ऐड हुए तो कम से कम 50 का आधा 25 किलो तो प्रोडक्शन होना चाहिए था ना, 75 किलो हो जाता टोटल। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर लोगों के जब काम में ज्वाइन होने से बेनिफिट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि में बहुत देखी जाती है हमारे भारत में, जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। अगला है पी नोट के बारे में बात करेंगे, पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में बात करेंगे। पार्टिसिपेटरी, इसमें क्या होता है, यह एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसे आरबीआई में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा भी सही है जो पूरे स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक जगह की वजह से गलत हो गया दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि आरबीआई में पंजीकृत नहीं होते दोस्तों, ये होते हैं आपके सेबी में पंजीकृत, क्योंकि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एफपीआई के द्वारा, एफआईआई के द्वारा होता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं इनके द्वारा, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं। तो ये जो भी शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट करना है, निकालना है, जो भी करना है, ये सारी जानकारी सेबी के पास होती है, न कि आरबीआई के पास। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारी चीजें सही लिखी थी और पहला सही है, तो यहाँ पे 9 का ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 10 नंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप अधिक संभावना किसकी रहेगी? और ये तो जिन लोगों ने मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास की होगी मेंस में, क्योंकि मैंने सीआरआर तक कंप्लीट करा दिया था, कल से इन सभी क्लासेस को रेगुलर कर रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्शन के वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर सीआरआर जब बढ़ जाएगा तो मैंने आपको बताया था क्या समस्या आ सकती है, बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति कंट्रोल में हो जाएगी। तो यहाँ पर जरा देखें कि मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगी? नहीं। ब्याज दरों में वृद्धि होगी? वस्तु की समग्र मांग में वृद्धि होगी? या घरेलू बचत में कमी होगी? तो अगर आप इसमें गौर से समझेंगे बहुत डिटेल से, तो ब्याज दरों में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जब सीआरआर जो है कि आपका बढ़ जाएगा, सीआरआर बढ़ गया, यानी बैंक जो पैसा दे सकते थे पब्लिक को, वो अब बैंकों को नहीं देके बल्कि आरबीआई के पास जमा रख रहे हैं। और ऐसे में बैंक अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करेगी, बचे हुए पैसे पे ब्याज दर बढ़ा के लोन देगी, अर्थात कि लोन महंगा करके बेचेगी।
और इस पर जो है कि आरबीआई के द्वारा कोई ब्याज भी नहीं दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से पूरा यूजलेस हो जाता है बैंकों के लिए। स्पेशली बैंक नहीं चाहते कि सीआरआर देना पड़े, लेकिन देना ही पड़ेगा उनकी सुरक्षा के लिए। तो 4.50% का इस समय सीआरआर का रेट चल रहा है। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच एक व्युत्क्रम संबंध बताता है। अर्थात अगर आप देखोगे कि जिस प्रकार से, समझना मेरी बात को, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि जस्ट इसके इनवर्स रिलेशन रहता है। ठीक है, जस्ट इसके इनवर्स रिलेशन रहता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिर इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है। अर्थात मैं इस तरीके से ना बता के ऐसे बताता हूँ कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आप कहोगे कि सर एम्प्लॉयमेंट तो जो है कि घट रहा है। ठीक है, अर्थात कि अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर वो घट रहा है तो लोगों के पास जब पैसा पहुंच रहा है तो पैसा लेके क्या कर रहे हैं वो लोग, बाजार में जा रहे हैं, और बाजार में जब वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उससे महंगाई बढ़ रही है। अब समस्या ये आती है कि सरकार तो लोगों को रोजगार दे रही होती है ताकि बेरोजगारी की जो समस्या उसे कम किया जा सके, तो ये कम हो रही है। तो लोगों के पास जब पैसा आ रहा है, बेरोजगारी से रोजगार की ओर आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा लेकर बाजार में जा रहे हैं सामान खरीदने, जिससे सामान की सप्लाई तो कम है लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ जा रही है। अब यहाँ पे आरबीआई परेशान है कि मैं इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करूं। तो ये जो संबंध है ये आपके फिलिप्स वक्र में दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? फिलिप्स वक्र में दिखाया जाता है। यहाँ पर अगर मैं और अलग अलग वक्रों की बात करूं, जैसे लाफर वक्र यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, लाफर वक्र की बात करूं, इसका तो उत्तर हो गया फिलिप्स वक्र। लाफर वक्र क्या होता है? जो उच्च दरों के कारण राजस्व में वृद्धि होती है, यानी कि बताता है यहाँ पे कि जो टैक्स की रेट होती है, ध्यान देना, टैक्स की रेट अगर अधिक होगी तो ये माना जाता है कि आपके रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन में भी वृद्धि होगी। लेकिन यदि दर एक निश्चित सीमा के बाद भी वृद्धि होती है तो राजस्व में गिरावट आती है। कैसे आती है? अर्थात कह सकते हो कि इसमें टैक्स रेट और रेवेन्यू कलेक्शन, इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। कुजनेट्स वक्र की बात करेंगे तो कुजनेट्स वक्र सामान्यतः ये जो है कि सस्टेनेबल से संबंधित है। अर्थात ये कहता है कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है कि धीरे धीरे ग्रो करती है, होता है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे असमानता भी कम होती चली जाती है। तो ये कुजनेट्स वक्र भी कहता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर पे, प्रबंधित तृतीय विनिमय दर के बारे में। किसकी? प्रबंधित तृतीय विनिमय दर। तृतीय का मतलब यहाँ पे तैरती होना चाहिए था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं मैनेजमेंट या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी देश की विदेशी करेंसी को खरीद रहे होते हैं तो हम अपना घरेलू मुद्रा कितना दे रहे होते हैं, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं, इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनियमन दर के संचलन को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत विदेशी मुद्राओं के क्रय और विक्रय के लिए हस्तक्षेप करता है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर $1 यूनिट आपको खरीदने के लिए 85 रुपए पेमेंट करना पड़ रहा है और ऐसे में ये बहुत महंगा जा रहा है, अपने रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है कि हम एक विदेशी करेंसी खरीदने के लिए इतना अधिक रुपए दे रहे हैं, तो ऐसे में आरबीआई इसमें इंटरफेयर कर सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए कहेगा भाई कि अब $1 के लिए आपको केवल 60 रुपए पेमेंट करनी होगी। तो इस काम के लिए क्या कर रहा है कि प्रबंधित तृतीय विनिमय दर इसे कहता है। फिर इसे त्रुटि बहुल तृतीय प्रणाली भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी गलतियां भी होती, त्रुटि बहुल कहा जाता है। तो यह भी सही है, इसलिए सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वैयक्तिक प्रयोजक आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वैयक्तिक आय से घटाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर वैयक्तिक प्रयोज्य का मतलब क्या होता है? जो पर्सनल आपके डिस्पोजेबल इनकम होती है। सिंपल सी बात है, आप इसको समझ लो कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय का मतलब होता है जैसे आपकी जो भी टोटल इनकम होती है। मान लेते हैं कि आप एक जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो, प्राइवेट सर्विस कर रहे हो, आपकी सैलरी आती है 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए तो ये आपकी स्लिप आती है और आप कहते हो कि सर मुझे इन हैंड मिलती है केवल कितने रुपए? 43,000 रुपए मिलती है। कितने मिलते हैं? 43,000 रुपए। तो बचे हुए 7,000 रुपए कहाँ गए दोस्तों? 7,000 रुपए आपके टैक्स में कट गया। ठीक है, कुछ आपकी फी कट गई, आपकी एफडी एफडी नहीं कहेंगे, एनपीएस कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये तो सरकार के पास चला गया। आपके पास कितना बचा? 43,000 रुपए बचा, जिसको हम कहते हैं वैयक्तिक प्रयोज्य है। अब ये 43,000 आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस पैसे को कुछ भी करो, सरकार आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। तो यहाँ पर यही कहा है कि वैयक्तिक आय से किसे किसे हम घटाते हैं, कि जो हमारी पर्सनल इनकम है उसमें से हम क्या क्या घटाएंगे कि हमें खर्च करने लायक पैसे बचेंगे। तो कर की अदायगी को, बिल्कुल सही बात है, आप भाई टैक्स को पे करोगे। गैर कर अदायगी को, अब ध्यान से समझना, गैर कर अदायगी आएगी कि नहीं आएगी? यह भी आएगी, कुछ जो है कि
फीस के तौर पे होते हैं, जैसे एनपीएस वगैरह हो गए, सरकार से परिवारों की गई अंतरण अदायगी को इसे हम नहीं घटाते हैं। ये हमारा एक तरीके से डीबीटी पैटर्न कहा जाता है। डीबीटी तो भाई सरकार आपको खुद ही दे रही है, तो आपकी इनकम होगी ना, जिसको आप यूज करो। अगर सरकार करी कि मैं आपको 1200 रुपए हर महीने दे रही हूँ, तो आप चाहे यूज करो, कुछ भी करो, उससे क्या मतलब है सरकार को, तो ये तो आपकी प्रयोज्य हो गई। तो इसलिए तीसरा इसमें सही नहीं होगा, लेकिन 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये सारी चीजें मैं इन्फ्लेशन के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। जो लोग लगातार क्लास कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे कैसे होता है। ये सारा टॉपिक जो है कि हम लोग कवर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मुद्रास्फीति के बारे में पूछ रहा है कि जो अपस्फीति होती है, जिसको हम लोग डिफ्लेशन भी कहते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है दोस्तों? ये जस्ट इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है, यानी महंगाई जहाँ पे नहीं होती बल्कि मंदी होती है एक तरीके से। मुद्रास्फीति के स्तर में कमी है, तो हम कहेंगे कि ये सही है कि गलत है। फिर अपस्फीति की बात करें, अपस्फीति की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट है। अब यहाँ पर जो है कि अपोजिट दिया हुआ है, समझिएगा। देखिए, डिफ्लेशन का मतलब होता है जो महंगाई का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका मतलब वस्तुओं और सेवाओं की यहाँ पर कीमतों में सामान्य गिरावट देखने को मिलती है। जबकि अपस्फीति जो होती है वो मुद्रास्फीति के स्तर में जो है कि स्थायी रूप से मंद हो जाना या गतिहीन हो जाना, जिसको मंदी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है, अपोजिट लिखे हुए हैं। इसका मतलब है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अवस्थितक का मतलब होता है यहाँ पे डिफ्लेटर, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये भी एक मुद्रास्फीति कैलकुलेट करने का पैटर्न है, जिसमें क्या देखना है कि यह अर्थव्यवस्था में घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहा है सभी वस्तुओं को, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें सभी वस्तुएं इसमें शामिल होती है कि नहीं होती। तो हम कहेंगे बिल्कुल सभी शामिल हो जाती है। भाई, जितना भी हमने वस्तु और सेवाओं की का प्रोडक्शन किया है, उनकी जितनी भी कीमत होगी वो सभी ग्रॉस में शामिल होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होती है। जीडीपी अवस्थितक की गणना वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत व्यय विभाग के द्वारा की जाती है। बस यही गलत हो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी जो गणना होती है वो मासिक आधार पे WPI और CPI के आंकड़े मासिक आधार पे करते हैं ना, तो उसी तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर आप अगर मंत्रालय की बात करोगे तो इसको मैं कहूँगा मॉस्पी मंत्रालय करता है। क्या करता है? मॉस्पी, अर्थात कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है, जिसके अंतर्गत हमारी जो है कि NSS जो है वो करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि वित्त मंत्रालय नहीं करता, तो दूसरा गलत है, इसलिए पहला ही केवल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डी मिनिमस शब्द का अर्थ क्या है? डी मिनिमस शब्द का अर्थ क्या है? तो यह कृषि पर समझौते के तहत अनुमत सब्सिडियों का घरेलू समर्थन की न्यूनतम राशि होती है, जिसे हम लोग MSP भी कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन से भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों के विभिन्न स्रोत होते हैं? भारत की जनगणना रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट, रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकरण प्राप्त से आंकड़े। अब यहाँ पे जो भी बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़ा दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है? तो भारत की जनगणना रिपोर्ट भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट भी आती है जो श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी की जाती है, और रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकरणों से प्राप्त आंकड़े। तो हम तीनों ही स्तर पर ये जानकारी दे पाते हैं कि भारत में कितनी बेरोजगारी। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उच्च शक्तिशाली मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी पद की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता होती है, और मौद्रिक प्राधिकरण हमारा कौन होता है? RBI होता है। यानी RBI ने जितनी भी करेंसी को छापा है, मार्केट में जो है कि संचालित किया है, मार्केट में भेजा है, उनकी कुल लायबिलिटी किसके पास होगी? RBI के पास होगी, और इसी को हम हाई पावर्ड मनी या HPM भी कहते हैं। अगले प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में भारत में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला के खराब प्रबंधन के बारे में चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन खनिजों को भारत में महत्वपूर्ण खनिज के रूप में माना जाता है? करंट अफेयर्स में मैंने ये चीजें पढ़ाई भी है आपको कि महत्वपूर्ण खनिज के रूप में हम किसे मानते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में टोटल 22 ऐसे खनिज है जिनको महत्वपूर्ण खनिजों की श्रेणी में माना जाता है। महत्वपूर्ण खनिज किसे कहते हैं? जिनकी उपलब्धता बहुत सीमित होती है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में माने जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और उनकी उपलब्धता भी बहुत कम होती है, सीमित मात्रा में होती है। उनके लिए बहुत बार हमें आयात भी करना पड़ता है। तो इसमें आप देखोगे 22 में कोबाल्ट भी है, सीसा, नाइओबियम, लिथियम, निकेल, इस तरीके से एंटीमनी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, ये सभी महत्वपूर्ण जो है कि 22 महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, जो कि
पांचों के पांचों यहाँ पे इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन डब्ल्यूटीओ के एमएफएन सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एमएफएन का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि हम किस देश को ज्यादा वरीयता देते हैं व्यापार करने में, जिसके साथ हम कुछ मात्राओं में छूट भी प्रदान कर देते हैं। ये वैश्विक विश्व व्यापार संगठनों के जो समझौते होते हैं उनके साथ तैयार किया जाता है। तो एमएफएन को जो व्याख्यात कर रहा है वो ये दे रहा है कि देशों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी व्यापार भागीदारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि भारत ब्रिक्स देशों का समूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो ब्रिक्स में जितने भी 5 से 9 देश हो गए, 10 देश हो गए, अब उनके साथ भारत क्या करेगा, एक समान नीति अपनाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पे। उसमें कोई आपस में कोई व्यवहार भेदभाव नहीं करेगा। फिर चाहे वो अलग एशियाई देशों से व्यवहार कर सकता है, इस तरीके का भेदभाव कर सकता है, आसियान देशों से कर सकता है, सार्क देशों से कर सकता है, परंतु ब्रिक्स के अंतर्गत जितने भी देश है सबके साथ वो समान रूप से एमएफएन का दर्जा अपनाता है। तो इसमें व्यापार के लिए होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ऑपरेशन कावेरी जो है कि शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन कावेरी दोस्तों सूडान में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए किया गया था। अगर मैं कहूँ यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो वो था ऑपरेशन गंगा था। क्या था? ऑपरेशन गंगा था। और अगर तुर्की से निकालने की बात करूं मैं, ठीक है, जो तुर्की से निकालने की बात हुई थी तो यहां पर शायद ऑपरेशन दोस्ती थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा भूकंप में तुर्की से निकालने के लिए, जरा एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको याद हो तो। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन सूडान का मैंने बता दिया और साथ में यूक्रेन का बता दिया, ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सिको में युकाटान प्रायद्वीप के तट से दूर चेतुमल खाड़ी में विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ब्लू व्हेल नहीं, ब्लू होल खोजा गया है। और ब्लू होल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो आपको युकाटान पेनिनसुला याद आना चाहिए। जिन्होंने वर्ल्ड मैपिंग की क्लास मेरे साथ की है, 1 से 2 क्लासेस और बची हुई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया बचा है और एशिया थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी सारे कॉन्टिनेंट मैंने कवर करा दिए। फिर इसके बाद मैं आपको इंडियन मैप भी कराऊंगा, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, जितने भी अदर स्टेट के मैपिंग है उन सभी तरीकों को। तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मैपिंग की क्लास को। तो यहाँ पे युकाटान पेनिनसुला के पास हमने स्पेशली गल्फ ऑफ मैक्सिको को सुना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नई जो है कि गल्फ देखने को मिली, जिसको हम चेतुमल खाड़ी भी कह सकते हैं। अब ये करंट का टॉपिक आ गया, तो आप वहां जाइए, देखिए कहां पर है। अगर नहीं मिलती तो वहां पे नोट डाउन करिए कि हाँ यहाँ पर एक चेतुमल बे के नाम से भी जगह है। तो पूछा जा रहा है, ये दुनिया भर के तटीय कास्ट प्लेटफॉर्मों पर पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण उत्तरवर्ती हिम युगों के दौरान हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जो ब्लू व्हेल से संबंधित है, ब्लू होल से। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 23 नंबर पे, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? भाई आरबीआई के क्या क्या उद्देश्य है? तो ये भी मैंने पता है। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना, बिल्कुल। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, यह भी सही है। बाह्य व्यापार को सुगम बनाना, यह भी सही है। जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में सिक्कों की आपूर्ति करना, या यूं कहें कि मुद्रा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करना। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। नेक्स्ट आप देखोगे, मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक में क्या मैंने बताया था, मात्रात्मक तो थोड़े से बाध्यकारी होते हैं और जो गुणात्मक होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते बैंकों पे, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। अब यहां पर देखते हैं, मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं, नैतिक दबाव और एसएलआर में बदलाव। तो ध्यान देना, एसएलआर तो था ही नहीं, एसएलआर तो आपका मात्रात्मक में था, जिसमें मैंने आपको सीआरआर और एसएलआर बताया था। तो एसएलआर के आधार पे आप तीसरे स्टेटमेंट को देखते ही हटा सकते हो, ठीक है। तीसरा तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे नैतिक दबाव, मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं जो थी, जो चाहता था आरबीआई की अगर जैसे जैसे हम मार्जिन को तय कर रहे हैं या रेपो रेट को कम कर रहे हैं, तो उस तरीके से बैंकों को भी करना चाहिए। तो ये पहला और दूसरा ही केवल सही होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 25 नंबर पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? भाई प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करेगा? तो यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा होता है, जिसमें से पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान को घटाया गया होता है। यानी कह सकते हो कि जैसे इस वर्ष आपका 2023-24 जो है कि आपका चालू वित्तीय वर्ष है, इसमें फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत जो फिस्कल डेफिसिट आप लोग कवर करते हो, पढ़ते हो अक्सर कि एफडी मान लो 5.6% जो है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट है, तो इसमें से हमने क्या किया है, जो पिछली उधारियां थी 2023 से पहले की, जिसपे हमने ब्याज दिया था, उसको जब हम माइनस कर देंगे तो जो भी हमारे सामने आएगा वो प्राथमिक घाटे के रूप में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 को, मुद्रा अदली बदली या मुद्रा अदला बदली समझौता, जिसको हम लोग करेंसी स्वैप भी कह देते हैं, यह दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौता है क्या? बिल्कुल सही बात है। और इसके तहत एक देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को दूसरे या तीसरे देश के लिए भी विनियमन करता है। अर्थात कि जब दो देश आपस का जो व्यापार होता है वो अपनी लोकल करेंसी के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकल करेंसी के तौर पे भी कर सकते हैं, तो इसी को हम मुद्रा का अदला बदली या करेंसी स्वैप भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत के हवाई युद्धाभ्यास और भागीदारी देश, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही सम्मिलित है। देखिए, कोप इंडिया के अंतर्गत यूएसए और भारत आते हैं, वीर गार्जियन के अंतर्गत भारत और जापान आते हैं, धर्म गार्जियन के अंतर्गत भी भारत और जापान आते हैं, पिच ब्लैक के बारे में बात करेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो तीनों ही सही है, यहाँ पे 1 2 3 सही है। अगला आपका है आरबीआई के बारे में। आरबीआई द्वारा बेसल मानक को मुख्यतः प्रस्तुत किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा जो बेसल मानक है उसके तहत पूछा जा रहा है, तो वित्तीय तनाव से उत्पन्न होने वाले आघातों को अवशोषित करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिए बेसल मानक शुरू किए गए हैं। और इस समय बेसल मानक आपका जो चल रहा है BS 3rd नंबर का चल रहा है। ये बाइक का नहीं है या 4 व्हीलर का नहीं, ये बल्कि बैंकिंग सिस्टम में बेसल मानक को हम, बेसल एक स्विट्जरलैंड में शहर है जहाँ पे सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पे 3rd मानक चल रहा है, जिसमें कहा था कि 9% के आसपास जो है कि रिजर्व आपको पैसे रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पीजोमीटर भूजल स्तर को मापते हैं, जबकि डिजिटल जल स्तर रिकॉर्ड की गई जानकारी को डिजिटल रूप से प्रसारित करते हैं। यह भी पूछा है, भूजल संदूषण ज्यादातर मानव जनित होने के बजाय भूगर्भिक होते हैं क्या? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि जो भूजल में जो प्रदूषण होता है वो सामान्यतः मानव जनित नहीं होता बल्कि भूगर्भिक होता है। अब भूजल का मतलब ये थोड़ा कि नाली में जो पानी बह रहा है, भूजल का मतलब होता है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में पानी होता है। अब उन पानियों में जो है कि मानव की जितनी भी गतिविधि होगी, वो मानव की जो भी प्रदूषण फैलाने की गतिविधि होगी वो मिट्टी के ऊपरी परतों में ही रुक जाती है। लेकिन अंदर की परतों में क्या होता है, जो भूगर्भिक संरचना होती है, भूगर्भिक चट्टान होती है, जो भूगर्भिक प्रदूषण होते हैं, वो ज्यादा जो है कि भूजल को प्रदूषित करते हैं। इसलिए आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो आर्सेनिक एक भूगर्भिक तत्व है जिसकी वजह से भूजल स्तर बहुत प्रदूषित माना जाता है। तो ए और बी दोनों ही सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलोरी खपत आधारित निर्धनता आकलन में परिवर्तन, ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान पॉवर्टी लाइन बास्केट, मूल्य समायोजन के साथ स्थानिक और सामयिक मुद्दों को हल करने के लिए मूल्य समायोजन प्रक्रिया में परिवर्तन, निर्धनता का आकलन करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए जाने वाले निजी व्यय का समावेश। अब पूछा जा रहा है, निर्धनता के आकलन हेतु समीक्षा पद्धति के लिए जो गठित तेंदुलकर समिति थी उसने उपर्युक्त में से कितनी सिफारिशों को, मतलब कितनी सिफारिशें उसने की थी गरीबी आकलन के लिए? तो आप देखोगे इन चारों ही स्टेटमेंट को यूज किया था तेंदुलकर समिति ने। हालांकि तेंदुलकर समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये एक विशेषज्ञ समूह था जो ये मतलब कि जिसको इसलिए गठित किया गया था कि ताकि वो ये देखे कि भारत में गरीबी के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम दूर कर सकें। अच्छा, तेंदुलकर समिति का जो गठन था वो 2004-05 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की मापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति की सभी मापों में M4 सर्वाधिक तरल है। फिर नेक्स्ट है, M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली माप है तथा इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। अब यहाँ पे तरल क्या होता है भाई? सर्वाधिक तरल का मतलब होता है लिक्विडिटी किसकी अधिक होती है, जिसे हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करा पाए। भाई मुद्रा की मांग की तरह मुद्रा की आपूर्ति भी एक स्टॉक परिवर्तित होती है। तो इसमें आप देखोगे कि न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप देखोगे कि जो M1 और M2 मुद्रा होती है वो सब संकुचित मुद्रा होती है और M3 और M4 जो होती है वो व्यापक मुद्रा होती है। और इस आधार पे अगर आप देखोगे तो M1 जो है कि सबसे आसानी से या सबसे तरल रूप से जो है कि प्राप्त हो सकती है। और जो M1 मुद्रा आती है उसमें आपका आता है CU प्लस DU, मतलब सॉरी DD हो गया। ठीक है, करंट जो पैसे होते हैं करंट अकाउंट में होने वाले या सेविंग अकाउंट में, इनको, और DD जो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये सभी। तो ये सबसे जो है कि तरल होती है, न कि M4 तो सबसे व्यापक होती है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। अगला देखेंगे हम, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया था? जो नेशनल इनकम की जो काउंटिंग होती है उसमें 3 मेथड का प्रयोग किया था। एक होता है व्यय विधि, एक होता है उत्पाद विधि और एक होता है आय विधि। लेकिन यहाँ पे भुगतान संतुलन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, भुगतान संतुलन विधि का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। अब ये नेशनल इनकम का चैप्टर है तो वहां पे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा।
नेक्स्ट आप देखते हैं, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक व्यय न होने पर भी मूल्यह्रास की गणना की जाती है, और पूंजी के आकस्मिक रूप से होने वाले अप्रत्याशित विनाश को भी मूल्यह्रास कहा जाता है। अब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ये पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो केवल तीसरा वाला सही नहीं है। अब वैल्यू डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं हम लोग? वैल्यू डेप्रिसिएशन मतलब पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट। अब कोई पूंजीगत वस्तु है, जैसे बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज है, मशीनें हैं, अब उसमें लगातार जो टूट फूट हो रही है तो उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो रही है, मूल्यह्रास हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक आईफोन लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, एक आईफोन आपने 1 लाख रुपए का लिया, अब आपने उसे 1 साल यूज कर लिया, तो उसमें हो सकता है कई सारे फंक्शन खराब हो गए हो, या कोई बॉडी पार्ट्स खराब हो गया, कैमरे का लेंस खराब हो गया हो, तो आप जब मार्केट में जाओगे बेचने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को सेकंड हैंड बेचोगे, तो कहेगा भाई इसमें तो बहुत टूट फूट हो रखी, बहुत इसकी चीजें सिस्टम सही नहीं है, इसमें वैल्यू डेप्रिसिएशन होगा लगभग 30,000 रुपए का। 30,000 का मतलब वो कहेगा भाई मैं इस मोबाइल को केवल 70,000 रुपए में खरीदूंगा, यानी आपको मैं 70,000 रुपए दूंगा, चाहे भले आपने 2 ही महीने यूज किया हो, सेकंड हैंड तो हो गया ना, यानी वो पुराना हो गया। तो ये जो 30,000 का कमी देखने को मिली, ये मूल्यह्रास होता है। तो पहला भी सही है। और किसी अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक व्यय न भी होने पर तब भी मूल्यह्रास की गणना की जाती है। अगर हमने कोई व्यय नहीं किया है तब भी हमें मूल्यह्रास की गणना करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सकल इन्वेस्टमेंट में से हमें नेट इन्वेस्टमेंट में से हमें क्या करना होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करना ही पड़ता है। तो दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं 34 पे। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हम विचार करना शुरू करते हैं। उत्पादन कर एवं उपादान उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पाद कर एवं उपदान की भुगतान या प्राप्ति प्रति इकाई उत्पाद के संदर्भ में होती है। तो यहाँ पे 34 का जो स्टेटमेंट आ जाएगा वो सी हो जाएगा, कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कि जो उत्पादन कर और उपादान होते हैं वो उत्पादन की मात्रा स्वतंत्र होते हैं, कि वो चाहे कितना प्रोडक्शन कर लो, ठीक है, कितना ही प्रोडक्शन कर लो, जो उस पर टैक्स होगा वो गवर्नमेंट आपकी तय करेगी, न कि आपके प्रोडक्शन करने के आधार पे। तो आप कितना ही प्रोडक्शन कर लो। नेक्स्ट है आपका एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और जो आपकी इन्फ्लेशन पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड होता है ये। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले तो अगर मैं आपको यही बता दूं कि एमएसएफ की जो घोषणा की गई थी वो 2011 में जो है कि लाया गया था, 2011-12 में आरबीआई द्वारा लाया गया था। क्या था इसका उद्देश्य? अंतर बैंक बाजार में एक दिवसीय उधार दर की अस्थिरता को कम करना था, ये बात सही है। और इस सुविधा के अंतर्गत उधार लेने की दर हमेशा रेपो दर से अधिक रहेगी, यह भी सही है, ठीक है, यह भी सही है, क्योंकि एमएसएफ की जो रेट होती है हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होती है, क्योंकि एक दिन के लिए तो दिया जा रहा है, एक दिन में जितना अधिक से अधिक आप प्रॉफिट कमा सकते हो ले लो। इस सुविधा को आरबीआई द्वारा 2016 में नहीं बल्कि 2011-12 में शुरू किया गया था। तो केवल पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी बाजार धन को प्रतिभूति निर्गमन के माध्यम से बचतकर्ताओं से सीधे उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। इस बाजार में इक्विटी और ऋण दोनों को शामिल करने वाली पूंजीगत निधि जारी की जाती है, लेकिन उसका व्यापार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा नहीं। अब यहाँ पर समझिए फिर से, पूंजी बाजार का मतलब है कैपिटल मार्केट, अर्थात शेयर मार्केट की बात की जा रही है, क्योंकि वहीं पे तो वस्तुओं का तो कोई व्यापार होता नहीं, वहां तो आपकी कैपिटल की मार्केट होती है ना, कि आपके पास कितने बॉन्ड हैं, कितने शेयर हैं, कितनी आपकी इक्विटी है, ये सभी चीजें। तो पूंजी बाजार धन को प्रतिभूति निर्गमन के माध्यम से बचतकर्ताओं से सीधे उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं 37 की बात करें। एसडीआर की बात की जा रही है। कौन सी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट मुद्राओं की टोकरी का एक हिस्सा होती है? इसमें वर्तमान में केवल 5 मुद्राएं हैं। कितनी मुद्राएं हैं इसमें? वर्तमान में 5 मुद्राएं हैं। और इस टोकरी में 2016 में एक नई मुद्रा को ऐड किया गया था, तब जाके टोटल 5 हो गई। हालांकि एसडीआर की बात करेंगे तो ये आईएमएफ के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर एसडीआर के बारे में आपको बता रहा हूँ, और एसडीआर जो होता है वो आईएमएफ के अंतर्गत एक मुद्रा का कोष बनाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में। और अगर हम बात करें कि कितनी मुद्राएं आती है, तो टोटल 5 मुद्रा है वर्तमान। ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, 2016 से पहले इसमें 4 मुद्राएं थी, लेकिन अब इसमें 5 मुद्राएं होगी। तो कौन कौन सी आती 5 मुद्रा? आप यहाँ पर देखोगे कि एक तो अमेरिकी डॉलर होती है, जापानी येन होता है, चीनी रेनमिनबी होता है, और यूरो होता है, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग होता है। इसमें भारतीय रुपया शामिल नहीं है। तो केवल 1, 2, 3, 5, 6 भारतीय रुपया इसमें शामिल नहीं है एसडीआर के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम देखें, भारत में निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थानों की वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर मानदंडों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है? तो मैंने आपको बताया था जितने भी आरबीआई के द्वारा गवर्निंग
बैंक है, इन सभी को बनाए रखना होता है, चाहे फिर वो आपका आरआरबी हो यानी रूरल जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर लोकल स्तर पे क्षेत्र बैंक होते हैं, या सहकारी बैंक, या लघु वित्त बैंक, या फिर वाणिज्यिक बैंक, इन सभी को एसएलआर को बनाए रखना जरूरी होता है। तो 1 2 3 4। अब एसएलआर क्या होता है ये मैंने मेंस की क्लास में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वर्तमान में एसएलआर की जो रेट है वो लगभग 18% है, और ये प्रत्येक बैंकों को अपने पास एक पैसा रिजर्व रखना होता है, जिस पैसे को वो लोन के रूप में नहीं दे सकते किसी को, और ये इसलिए होता है कि ताकि अगर बैंक कभी दिवालिया स्थिति में आ जाए तो इन पैसों से अपनी सुरक्षा कर सकेगा। नेक्स्ट है, यहां पर एक प्रश्न पूछा है करंट अफेयर से रिलेटेड। इस प्रयोग में ऐसे डिटेक्टर शामिल है जिन तक ब्रह्मांड का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ये एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में इस तरह की एक उन्नत सुविधा निर्मित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। ऐसा करने से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की संभावना है। तो ये जो परिच्छेद है ये LIGO के बारे में कहा जा रहा है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। तो भाई गैर कर राजस्व यानी जिसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ऐसी वस्तुएं जहां से बिना टैक्स के कलेक्शन हो रहा है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि आप अगर कोई इनकम टैक्स फाइल करते हो यानी कि आप इनकम टैक्स भरते हो, तो ये सरकार का जो राजस्व का स्रोत है ये कर वाला स्रोत है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पे गैर कर राजस्व स्रोत होते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो संचार सेवाओं के लिए जो शुल्क लिया जाता है ये फी आपसे ली जाती है। अच्छा ध्यान देना, टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स अगर गवर्नमेंट आपसे ले रही है तो बदले में आपको कुछ रिटर्न देती है, यानी कि कुछ फैसिलिटी या सुविधाएं देती है, लेकिन फीस के बदले में नहीं लिया जाता है। लाइसेंस का शुल्क, ब्याज, जुर्माना और शास्ति, जो आप पे जुर्माना लग रहा है, दंड लग रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे सर मैंने आपको जुर्माना दे दिया तो आप मुझे जो है कि छोड़ दो। आपके ऊपर जो जुर्माना लगा है वो आपकी गलतियों की वजह से लगा है, सरकार आपसे जबरदस्ती ले नहीं रही है, चाहे वो आपका फाइन हो, चालान हो, कुछ भी हो। तो ऐसे पैसों को कहा था गैर कर राजस्व, इसमें कोई टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, संघ सरकार की निम्नलिखित प्राप्तियों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली, पीएसयू विनिवेश से प्राप्त आय, विदेशी सरकारों से ऋणों की वसूली। तो उपयुक्त प्राप्तियों में से कितनी गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं? गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, तो आप देखोगे तीनों ही ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई लोन नहीं है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। चाहे सरकार ने क्या किया, ऋणों और अग्रिमों की वसूली कर ली, या पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको जो है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी कि कुछ प्रोडक्ट को या कुछ पार्ट्स को निकाल के बेचा और उससे जो पैसा मिला उसे फिर से विनिवेश किया, तो इसको हम प्राप्त आय को भी इसमें ही शामिल करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अटार्की, इसका क्या अर्थ है? तो अटार्की के बारे में अगर हम बात करें तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा हुआ है। तो एक बंद अर्थव्यवस्था जहां कोई भी व्यापार नहीं होता, इसी को हम अटार्की कह देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करना है? ऐसी संभावना है कि भारत 2026 के अंत तक विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ देगा। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तुलना में भारत में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। चीन की तुलना में भारत की जीवन प्रत्याशा बेहतर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, बाकी पहला गलत है, क्योंकि 2026 छोड़िए, मतलब कि यूएनओ की रिपोर्ट आई थी, उसने कह दिया कि भाई भारत ने 2023 में ही जो है कि चाइना को पछाड़ दिया है, और 2023 में ही दुनिया की पूरी आबादी 8 बिलियन हो चुकी है, यानी 8 अरब हो चुकी है। तो ये गलत। फिर वही पूछ रहा है 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तुलना में भारत में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, ये बात सही है। और चीन की तुलना में भारत का जीवन प्रत्याशा बेहतर है, गलत, भारत की जीवन प्रत्याशा खराब है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, मीका के बारे में बात करें, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो इसे यूरोपीय संघ द्वारा मुख्यतः अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजारों को सरकारी विनियमन के तहत लाने के लिए अनुमोदित किया गया है, और यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को भी नियमित करेगा। तो ये केवल पहला ही सही है। यहाँ पे सीबीडीसी जो होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होती है, जैसे आरबीआई ने लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत इसे जो है कि शामिल नहीं किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहला जो है कि कानून है जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मदें भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र के आस्ती भाग में परिलक्षित होती है? तुलन पत्र का मतलब होता है जो बैलेंस शीट होती है, और उसका आस्ती मतलब होता है जो उसकी एसेट होती है। उसके अंतर्गत अग्रिम ऋण, बैंक द्वारा धारित निवल मियादी जमाएं, बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियां, और आपका सीआरआर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीआरआर आपका आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप सीआरआर को ही अगर अलग करोगे या नहीं करोगे, तो यहाँ देखोगे कि अग्रिम ऋण, जो पैसा आपने अग्रिम रूप से दे रखा वो भी आपको वापस ही मिलेगा,
तो ये भी सही है। फिर आप देखोगे कि बैंक द्वारा धारित निवल मियादी जमाएं, ये एक मियादी जमा है जो आपको रिटर्न करनी है, ये आपकी लायबिलिटी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बैंकों में जाके एफडी आरडी करता है, फिक्स डिपॉजिट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है बैंक की कि उसे बचा के रखे, तो ये नहीं होगा। प्रतिभूतियां भी उसकी एसेट है, ठीक है, और दूसरा सीआरआर भी उसका एसेट है। तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार की चावल की किस किस्म को उसके विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? अभी दिया गया है जीआई टैग, तो मिर्चा चावल को दिया गया है, मिर्चा चावल को दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी परिवर्तन देश में उत्पादों के उत्पादन में परिवर्तन को व्यक्त करता है। मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि का अनिवार्य अर्थ है कि उत्पाद आउटपुट में वृद्धि हुई है, तो केवल पहला ही सही है। जबकि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि का अनिवार्य अर्थ यह नहीं होता है कि प्रोडक्शन में भी जो है कि आपको आउटपुट में वृद्धि देखने को मिली है, ऐसा नहीं। केवल कीमत में भी तो वृद्धि बढ़ सकती है ना, प्राइसिंग भी तो बढ़ सकती है। जीडीपी में वृद्धि से हमेशा लोगों का कल्याण होगा या कल्याण होता है, तो ये बात तो बहुत टफ हो गई, बहुत टफ बात है, क्योंकि हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं माना जा सकता, ठीक है, पहला गलत। जीडीपी की संगणना करते समय ऋणात्मक बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता, हाँ ये बात सही कह सकते हो। जीडीपी की संगणना के दौरान गैर मौद्रिक विनियमन को आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं माना जाता, यह भी सही है। तो बी मतलब कि आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव परिवर्त यानी कि फ्लो वेरिएबल नहीं है? फ्लो वेरिएबल कौन सा नहीं है? तो अगर आप देखोगे इसमें मूल्य ह्रास भी वेरिएबल है, राष्ट्रीय आय भी वेरिएबल है, आयात भी, लेकिन धन नहीं है, धन नहीं है, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रीर और नीर। यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर से दो देशों की वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य होता है, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का सापेक्ष मूल्य होता है। तो 50 का डी हो जाएगा। ये दोनों ही अपोजिट लिखे हुए हैं कि जो रीर होता है वो तो होता है आपका दो देशों की मुद्राओं का सापेक्ष मूल्य, और जो नीर होता है वो दो देशों की वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य होते हैं। तो नीर जो होती है वस्तुओं के सापेक्ष होते हैं और रीर होता है मुद्राओं के सापेक्ष। ये बेसिक अंतर आपको समझना है, सिंपल सी बात है। नीर किसके सापेक्ष होता है? वस्तुओं के सापेक्ष, और रीर किसके सापेक्ष होता है? मुद्राओं के सापेक्ष, जबकि दोनों देशों के ही अंतर्गत होता है। तो 50 का हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो यहाँ पर आज हम लोग बस केवल यहीं पर स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका सेकंड पार्ट, उसमें बचे हुए 50 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत डायनेमिक टॉपिक होते हैं और ऐसे में आप लोगों को भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, चीज़ों को नहीं तैयार हो पाता है, इसलिए हम लोग आज केवल यहीं तक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।